नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन विषय हैं जिन पर चर्चा करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इधर वो जो अमेरिका के एक बड़बोले मंत्री थे नवारो, और एक इनके वाणिज्य मंत्री, एक इनके वित्त मंत्री बेसेंट, इन सब की अब बोलती क्यों बंद हो गई है? इन्होंने जहर उगलना क्यों बंद कर दिया भारत के खिलाफ? इधर एक आध बयान को अगर छोड़ दें जिससे वो कभी बाज नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप ने भी इधर थोड़ा सा संयम तो बरता है भारत के बारे में। पीयूष गोयल जी का बीच में बयान आया था और उन्होंने संकेत दिए थे कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो सही दिशा में बढ़ रही है और जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। अगर पीयूष गोयल कह रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा हम सीरियसली ले सकते हैं कि हाँ, कुछ ठीक चल रहा होगा। लेकिन इधर राजनाथ सिंह साहब के भी एक दो बयान आए हैं। एक तो ताजा ही है, आज का ही बयान है। उन्होंने कह दिया है कि आज तो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, कल क्या पता वो सरहद खत्म हो जाए, हमारा हिस्सा बन जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि अगले साल यानी 2026 में इंजन का उत्पादन भारत में ही होना शुरू हो जाएगा। वो जेट इंजन की बात कर रहे थे। तो ये जो राजनाथ सिंह साहब के बयान हैं, क्या एक प्रेशर टैक्टिस है क्या अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए? एक वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और कहीं ऑपरेशन 2 की कोई बड़ी तैयारी तो नहीं चल रही है? जरा इस पर भी चर्चा करेंगे, पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की जोहान्सबर्ग की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर, जहां G20 में वो शामिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंचे हैं लेकिन मोदी जी पहुंचे हैं। और एक और बड़ा डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमकाया है कि जो उन्होंने कुछ पॉइंट का सहमति पत्र उनको भेजा है उसको वो स्वीकार करें 27 नवंबर से पहले पहले, जिसमें उनको कहा है कि रूस जितनी जमीन वो जीत चुका है वो जमीन छोड़नी पड़ेगी, और भी कई चीजें उन्होंने कही हैं उसमें, ये सब करना पड़ेगा। यानी दुनिया भर के लिए ये एक अनूठा उदाहरण है कि अमेरिका किस तरीके से लोगों को उकसाता है, देशों को उकसाता है, फिर उनको लुटवा पिटवा करके धमकाने लगता है कि अब तू इस बात के लिए तैयार हो जा, वरना वॉशिंगटन का तुझे समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। इस बीच जेलेंस्की ने भी एक काम किया है। वो फ्रांस से 100 राफेल मांग रहा है और इसकी डील की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 35 के लिए वो प्रयासरत थे, अमेरिका ने दिए नहीं। तो कहीं ट्रंप इस बात से तो नहीं चिढ़ रहे हैं कि जेलेंस्की सीधे अब फ्रांस से 100 राफेल ही मांग रहा है, यानी जिस राफेल का वो विरोध करते रहे अब वो जेलेंस्की खरीदने को तैयार। तो इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कर्नल अजय रैना साहब जुड़ गए हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी। आज आपने इतना बड़ा मेन्यू सेट किया है। किसी फैट वेडिंग में जाओ ना तो पता नहीं चलता क्या खाएं क्या छोड़ें। चलो जी। तो कहाँ से शुरू करेंगे? आप खुद ही शुरू होइए। देखिए, आपने बात की टैरिफ्स की और अमेरिका और ये स्टेटमेंट्स की, तो देखिए हमें एक चीज शत्रु बोध हम अभी अटेंड करके आए हैं दोनों। अमेरिका बोले ना बोले, मीठा बोले उल्टा बोले, हमें ये तो क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि वो हमारा मित्र नहीं है, वो किसी का भी मित्र नहीं है। तो जब तक वो क्लियर है तो उसके बाद ये फिर सर ऑप्टिक्स हैं कि कुछ चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर अंदर बात करने के लिए होती हैं। टैरिफ का निगोशिएशन एक एडवांस स्टेज पे है, ये फैक्ट है।
इंजन्स का रक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, वो देखिए प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकता है, लेकिन हमें अपनी भारतीयों की कैपेबिलिटी पे भी कोई शक नहीं है कि हम कर सकते हैं। आपको याद होगा बहुत साल पहले एक ग्लाइडर उड़ता था अमेरिका से, बहुत बड़ा विंग स्पैन था उसका, तो उसको पहले टो करते थे फाइटर्स, फिर उसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिर उसको छोड़ देते थे। वो पूरे रशिया के ऊपर से उड़ के वापस ग्लाइड करता-करता लैंड कर जाता था अमेरिका अपने एरिया में। तो एक बार वो क्रैश कर गया। वो इतनी हाइट पे उड़ता था कि रशियन रडार्स उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती थी। जब क्रैश किया और रशिया की आँखें खुली, 1 साल के अंदर उन्होंने दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड हाइट वाइज़ गेन करने वाला एयरक्राफ्ट बना के रख दिया, जो फिर हमने भी यूज़ किया। पाकिस्तान और होस्टाइल टेरिटरीज़ के ऊपर रोज़ उड़ान भरने के लिए, हफ़्ते में 1 बार भरने के लिए, 2 बार भरने के लिए। वो क्या था, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जो नचिकेता साहब पकड़े गए थे क्रैश करने के बाद पाकिस्तानियों द्वारा 99 में, उनके इंटरोगेशन के बारे में पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस देश में विल हो, और विल की कमी नहीं है हमारी, ना देश में कमी है, ना इस लीडरशिप में कमी है। और जैसे हमने आई थिंक पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो हमें काफ़ी चीज़ें, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला था कि हम ये भी कर सकते हैं। हम एक एयर वेंट के अंदर जाके मिसाइल घुसा के नूर खान को उड़ा सकते हैं। उसके बाद जो फ्यूजन जिसको कहा जा रहा है भारत सेना और सिविल का, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा, आज तक हमने नहीं देखा। पिछले 4-5 महीने इतने ज़्यादा हेक्टिक निकले हैं डिफेंस प्रोडक्शन में और इनोवेशन में, तो हैरान भी नहीं होना चाहिए कि शायद हमारी कैपेबिलिटी है कि अगले साल तक अपना इंजन खड़ा कर दें। क्या हो रहा था कि तेजस बन चुका था, इतनी देर चले थे, उसको बनाया ही जी सीरीज़ के इंजन के लिए था। एकदम से इंजन के चेंज करने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ ऐसा तो नहीं है कि स्कूटर की इंजन निकाला और मोटरसाइकिल का लगा दिया, वो नहीं चलता ना, उसमें फिर पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। तो अगर राजनाथ सिंह जी ने बात कही, क्योंकि अमेरिकन से तो बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बोलते क्या करते हैं। तो उसका मैं तो यही एज़ अ भारतीय मैं इसका प्राउड असेसमेंट ये करूँगा कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं और 1 साल में भारत जैसा देश इंजन तैयार कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा ये जो अभी ये गुजरात में पानी में ज़हर मिला रहा था डॉक्टर, मेड इन चाइना डॉक्टर, तो उस ज़हर का हमारे पास तोड़ नहीं था, आज है। अ, कोरोना वायरस आया, दुनिया हाथ-पैर मार रही थी, वो भी हाथ-पैर मार रहे थे जिन्होंने कोरोना वायरस बनाया था। खुद बनाया था, उनको एंटीडोट भी पता थी, लेकिन सबसे सबसे सक्सेसफुल हमारे। तो ये कुछ भी हो सकता है। मैं इसको ये देखता हूँ कि देखिए जी ओंकार जी, इन लेवल पे प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी कुछ नहीं होती। इमोशंस के लिए कोई काम नहीं है। जहाँ हमें फ़ायदा मिल रहा है, टैरिफ डील करके उसके साथ जो हमारी ज़रूरतें हैं, कुछ मिलिट्री गैप हैं, कुछ चीज़ें हमें दी जा रही हैं जो हम शायद ना भी चाहें, जेवलिन हमें एक्चुअली नहीं चाहिए, पर ठीक है, हमें ज़्यादा ये चीज़ें सरकार पे और डिफेंस फोर्सेस पे छोड़ देनी चाहिए। और टैरिफ डील होती है, एक टैरिफ डील अच्छी होगी तो देश के लिए अच्छा ही करेगी ना। देखो लड़ाई करना सही। भी एक तरीका है, लड़ सकते हैं, बट आप में लड़ने की काबिलियत है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हर जगह लड़ना ही शुरू कर दो। तो ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ी, हम नहीं झुके, तो अमेरिका का मुँह बंद क्यों हो गया? बिकॉज़ आप किसी कुत्ते को भी देखेंगे, वो जब बड़ा भौंकता है गली में, जब आप चले जाते हो, इग्नोर करते हो, चुप करके बैठ जाता है, वो भी बोर हो जाता है। तो उनको तो उनसे कंपेयर करेंगे, बट मेरे को ये एक अच्छा सिग्नल लग रहा है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का। और जो कल तेजस के साथ हुआ, पहले तो उनको श्रद्धांजलि, हमारे विंग कमांडर साहब को और उनकी वीरता को सैल्यूट। बाकी लोग जितने तबसरे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की, मैं तो कहूँगा प्लीज़ चिल करो आप, कोर्ट इंक्वायरी को आने दो। ना तो कोई मरना चाहता है, ना कोई देश अपने सैनिक और अपनी जो बनाया हुआ प्रोडक्ट जिस पे हमारे 25 साल से गर्व है कि 25 साल में एक क्रैश हुआ था, कोई उसको फॉल्टी पीस को बाहर नहीं भेजता और तेल चू रहा है, ये हो रहा है, सब सब बकवास है। तो ये जहाँ तक आपका ये टैरिफ और इसका है, मेरा ये विश्वास है कि ऐसे है कि ठीक है, डील क्लोज़ हो रही है, अच्छी बात है। जी। एक ये बात सामने निकल कर के आ रही है कि देखिए, ऑयल और गैस अमेरिका से खरीदने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक बात दूसरी चल रही थी कि साहब रूस से हम पूरी तरीके से ईंधन खरीदना बंद कर देंगे, तो वो भी जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल बेसलेस है। रूस से हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं रणनीतिक तौर पर, और अगर अमेरिका से हम ऑयल और गैस वगैरह खरीद रहे हैं
तो वो भी ये देख करके कि हमें वो अपेक्षाकृत सस्ती पड़ेगी और ठीक रहेगी, इसलिए। और जो बाकी की ट्रेड है उसके बारे में तो संकेत आ ही गया है पीयूष गोयल साहब की तरफ से। डिफेंस डील का पिछले दिनों समाचार आया ही था कि एक डिफेंस डील हुई है हमारी अमेरिका के साथ में। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि भारत 35 भी खरीद सकता है अमेरिका का, अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और भारत में ही उसके उत्पादन के लिए तैयार हो। ये एक मूवी आई थी इनडिसेंट प्रपोजल, उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, ये फैमिली शो है। तो ये हमने उनको इनडिसेंट प्रपोजल दिया जो वो मानेंगे नहीं। अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेगा, तो हमने कहा कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, पर हमारी पॉलिसी ये है कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, आप नहीं देगा। रशिया तैयार है। तो ये एक, कहते हैं ना कि कोई कहे ओमकार जी आओ खाना खा लें और आपका मूड ना हो, तो आप फिर एक बड़ा प्यार से करके चलो कल खा लेंगे, आज मेरा व्रत है, समथिंग करके निकल जाते हो, तो वही निकल गया। F-35 एज ए मशीन जितनी मर्जी उसको हाइप किया गया, ड्रामेटाइज किया गया, ग्लैमराइज किया गया, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है बैटल टेस्टेड बिल्कुल नहीं है, और उसके क्रैशेस बहुत हो रखे हैं, महंगा बहुत ज़्यादा, मेंटेन करना उससे भी महंगा है। बट जब ये बात चल रही थी Su-57 और, तो तब मैंने ये भी कहा था कि अगर एज ए पैकेज हमें, देखो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी वो नंबर 1 है। उनके पास जो महारत है किसी के पास नहीं है। जो सच है वो मानना चाहिए, चाहे हमारे ही भारतीय वहाँ जाके बना रहे हैं, लेकिन फैक्ट है कि उन्होंने अपना काम सही कर रखा है। हमें जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने में, अगर उसकी पैकेज एक ऐसा मिल जाता है कि ओके, अगर वो कहेंगे F-35 की आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, बट हमको फलां जो चीज़ आप मांग रहे हो उसकी हम दे देंगे, मेक इन इंडिया करते चुपचाप, तो एज ए पैकेज अगर एक्सेप्ट करना चाहिए तो हमें कोई ज़्यादा हर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा शॉर्टफॉल तो है, जी जहाज हमारे कम है, इस फैक्ट। और बाकी जो बचेंगे वो आप रशिया से पूरी कर लीजिए। अब उसमें क्या होता है कि अमेरिकन और रशियन इक्विपमेंट की कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारी, तो फ्रांस और रशियन के इक्विपमेंट में भी कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम, हमारे पास ब्रिटिश जहाज भी हैं, हमारे पास तो अर्जेंटीना के बने हुए जहाज भी थे किसी टाइम, तो सब चल जाता है। तो अगर F-35 खरीदना भी पड़ जाए एज ए पार्ट ऑफ लार्जर पैकेज, आइसोलेशन में नहीं। अब मान के चले, अगर हाइपोथेटिकली बात करते हैं, इस बात में मेरा कोई एविडेंस नहीं कि अमेरिका कहेगा ओके हम आपको तेजस के सारे इंजन दे देते हैं, लेकिन आपको F-35 एक स्क्वाड्रन या 2 स्क्वाड्रन 20 से 40 एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे, प्लस हम जो प्रेडेटर मांग रहे हैं ये, और वो जी को बोलता है कि ठीक है इंडिया में आप बनाना शुरू करो, भारत में जाके आप जी इंजन बनाना शुरू कर दो, तो फिर एक लॉन्ग रन में देखना है तो एज ए फौजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, वो अगर बोले कि आप F-35 ही लो, बाकी बातें ही मत करो, बाकी हम आपकी नहीं सुनने वाले, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देने वाले, तो फिर, और ये सरकार ऐसा करेगी नहीं, ये नहीं बेचेगी देश को। तो क्योंकि F-35 आता है तो ठीक है ओमकार जी, Su-57 बहुत अच्छा है, रफाल हमारे पास अभी और आ रहे हैं, और तेजस दुनिया जो मर्जी कहे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है, और जो मेरे फ्रेंड्स ने उड़ाए हैं उनको कोई शक नहीं है। इसको आपको पता है, हम इसको स्टेल्थ नहीं करते ना, हम कहते हैं स्टेल्थ वो है टेक्नोलॉजीज बना है, लेकिन जिन्होंने इसके साथ फ्लाइंग की है साथ में, उनकी रडार पे नज़र नहीं आता अपने जहाज़ों की। तो ये बहुत ही एक गौरव देने वाली बात है। बाकी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो F-35 डील को मैं ऐसे देखता हूँ, एज ए पैकेज आई हैव नो प्रॉब्लम्स। जी। जेलेंस्की पर जो प्रेशर डाला है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर आने से पहले मैं एक आध सवाल जरा अपने से रिलेटेड यानी भारत से रिलेटेड जरूर आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोहान्सबर्ग का दौरा है, वहाँ काफी राष्ट्र प्रमुखों से उनकी बातचीत हुई है, एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है, और खाली कुर्सी को रामाफोसा ने G20 की अध्यक्षता भी सौंप दी है अगले साल के लिए। ये जो पूरा घटनाक्रम है वहाँ का, और जिस तरीके से ब्राजीली राष्ट्रपति के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, कार्टर के साथ, तमाम लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो क्या हासिल है इस दौरे का कुल मिलाकर के?
और कोई संदेश, कोई संकेत? एक वैक्यूम दिख रहा है दुनिया को, लीडरशिप देखो, दुनिया ना एक वुल्फ के पैक की तरह होती है, लीडर के बिना नहीं चलती। हम सुपर पावर के क्यों माथा टेकते हैं? एक्चुअली सुपर पावर, हम चाहे ठीक है वो लड़ाइयाँ लगवाते हैं, अपना डिफेंस डील करवाते हैं, लेकिन जब तक सुपर पावर्स रहती हैं, बड़ी पावर्स रहती हैं, तो एक ऑर्डर रहता है दुनिया में। नहीं तो फिर क्या है, फिर फ्री फॉर ऑल है। फिर तो एक, जैसे हम देश के अंदर सिविल वॉर की कोशिश बात करते हैं, वैसे दुनिया के अंदर एक वॉर लग जाती है। वो एक आपको जो एब्सेंट, इसका गायब होना, उसमें पहले भी वहाँ से भी भाग गया था कनाडा से, तो क्या होता है कि एक अपैरेंटली ना एक वैक्यूम से नज़र आने लगता है लोगों को, कि यार ये कुछ गड़बड़ है, एक वैक्यूम है। तो उसमें आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? क्या आप एक सुपर, एक्चुअली इस टाइम अकेली सुपर पावर है। चाइना एक उभरती सुपर पावर है, चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता। और एक फिर हम लोग वहाँ खड़े हैं जिसके साथ पूरा ग्लोबल साउथ, हम ही तो साउथ को, पूरे अफ्रीका को लेके आए G20 में। पहले तो कोई पूछता ही नहीं था, दुनिया याद रखती है। तो और जैसे आपने बोला ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट का जो कि स्worn एनिमी है ट्रंप का, उसको जप्फी वाली जो फ़ोटो कल आई, और अब मेलोनी को भूल गए, उसके ऊपर मीम्स भी बने। हाँ। तो को एक चहेता चेहरा जिसको सब पसंद करते हैं, और वो जब किसी प्राइम मिनिस्टर को बाकी दुनिया के लीडर्स पसंद करते हैं, बेसिकली उस प्राइम मिनिस्टर के पीछे देश और उसकी सभ्यता क्या खड़ी है, उसको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। आज से पहले हम दबे हुए थे, हमारी बात कोई सुनता नहीं था। बाहर हमारा कोई स्पेस में प्रोग्राम जाता था तो कार्टून बन के आ जाता था, गाय के साथ रॉकेट पकड़ा हुआ है और अंदर केबिन में बैठे हुए हैं एयर कंडीशन में, और बाहर हम वेट कर रहे हैं। अब ये ज़माना आ गया कि दुनिया की शायद कोई अचीवमेंट नहीं है स्पेस में, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई इश्यूज़ होती हैं, कई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सुपीरियर और सीक्रेट होती हैं, बट अदरवाइज़ दुनिया को पता है। हमने सैटेलाइट वॉरफेयर में हमने सैटेलाइट को उड़ा के जब प्रूव कर दिया, तो आप ये मानें कि हम कहाँ पहुँच गए। तो फिर दुनिया देखती है आपकी तरफ, और हम कोई एक्सपेंशन का दावा नहीं करते। हम उल्टा अपने ज़ख्म सह भी लेते हैं कई बार बिना रिएक्ट किए। तो दुनिया एट ऑन, आप देखिए ना, आप हम भी अपने घरों में जब रिश्ता चुनने जाते हैं, तो बेबाक गुंडों से कोई शादी करना नहीं चाहता अपने बच्चों की। लोग ये चाहते हैं कि डिसेंट हो, अच्छा हो, सेंसिबल हो, और इन क्वालिटीज़ में देखोगे भारत एज़ अ देश और हमारे प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं। चाइना के साथ, चाइना की भी जो इमेज थी, उसका जो बीआरआई शुरू किया था, उसने यही करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर चाइना का जो एक्चुअल रूप है लोगों ने देखा। हमने श्रीलंका को खड़ा किया, हमने श्रीलंका को लूटा नहीं। चाइना लोन में डुबो के आपको कब्ज़ा कर लेता है आपके ऊपर। तो ये चीज़ें सही। छुपती नहीं है ना, लोग लोग देखते हैं। तो मैं तो इसको एक अच्छा, भारत का एक चढ़ता हुआ जो ग्राफ है, उसमें उस इज़्ज़त को बढ़ते हुए देखता हूँ। दूसरे जरा ये बताइए कि राजनाथ सिंह साहब ने ये बयान क्यों दिया है? मैं अभी देख रहा था क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ है कि इन्होंने बोला कहाँ है। ये सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में थे आज राजनाथ सिंह, संडे को ही, और उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। इसको हम थोड़ा सा इसी संदर्भ में ले लें, या इसके पीछे कोई गंभीर बात है जो वो इंडिकेट कर रहे हैं? आप देखिए, इसको आप जोड़ें, कल वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया कि बेशर्म दो देश है, मतलब वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, हार के भी हार नहीं मानता जब तक इनकी ज़मीन का टुकड़ा पकड़ के दिखाया न जाए। अब उनको दोनों जोड़िए, एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक हमारे आर्मी कमांडर हैं। और आर्मी कमांडर कौन से? वेस्टर्न आर्मी कमांडर, जो कि पाकिस्तान की प्राइम लैंड को देखते हैं, बिल्कुल जो उनका लाहौर, रावलपिंडी, इसके जो वो है। इस लेवल पे ऑफिसर्स या मंत्री, खास करके इस सरकार में, बिना क्लियरेंस के, बिना होमवर्क के बयान नहीं देते। और सिंध अगर आप देखें, पाकिस्तान में जो उबाल मचा हुआ है, उसमें सबसे कम गर्मी जो है सिंध के अंदर है। हालांकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो है, पानी ख़त्म हो गया उनका, सिंध रिवर तो पहुंचता ही नहीं है। और राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंधु हमारी पवित्र रिवर है, और हम इसको उसी एंगल से देखते हैं। तो ये एक सिग्नल है। और पता नहीं, अभी मेरे को ने आपके साथ नहीं, आदि के प्रोग्राम मैंने हम वॉर गेमिंग कर रहे थे, मैंने कहा ये देखो, पाकिस्तान का लीस्ट प्रोटेक्टेड जो बॉर्डर है ना,
वो सिंध की तरफ है। मुशर्रफ की पॉलिसी थी कि हम भारत को अंदर आने देंगे, और अंदर आने के बाद जब भारतीय फौज अंदर आ जाएगी तो हम हमारे इनके ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ये बोल के कि हमने आत्मरक्षा में न्यूक्लियर अटैक किया है, तो कोई दुनिया में हमें कोई रोक नहीं सकता। ये इनकी पॉलिसी थी, और उसके लिए इन्होंने पूरा ये रहीम यार खान और नीचे वाला पूरा इलाका खाली छोड़ा हुआ था। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में पहले जो बलूचिस्तान उबाल पे है, केपी के उबाल में है, और ऊपर से पीओजे के उबाल पे है, बचे सिंध और पंजाब। सिंध के लोगों ने एक दिन में 36 की 38 एटीएम को उड़ाया था एक बार कराची में, ब्लो अप कर दिया था। कराची में प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे गुंडागर्दी पूरी बलोचों के हाथ में है, और पश्तून बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, और सिंधी लोग नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जनरल जिया ने बहुत सारे जो भारत से गए हुए मुस्लिम थे, जिनको मुहाजिर बोलते हैं, उनको उठा के इसने सिंध में सेटल कर दिया, उनकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। तो सिंधियों को उनसे नफरत है, लेकिन सिंधीज बलोचों की तरह हथियार लेके खड़े नहीं हो रहे। एक टाइम पे खड़े हुए थे, वो एमक्यू चला, फिर आपको पता क्या हुआ उसके बाद। तो एक सिग्नल ये भी है भारत की तरफ से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंधी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे, वो बड़ा कंप्लेन करते हैं कि आप सिंध के बारे में बात नहीं करते, आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते। इनफैक्ट उनमें से एक शफी बुशरा साहब देख रहे होंगे आज, तो मैं उनको ये बोलता था, नहीं नहीं, हम सब देख रहे हैं, हमारी लीडरशिप तब देख रही है। तो ये एक मैसेज भी है, एक वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट भी है। लेकिन स्ट्रेटजिकली अगर आप देखें एक आर्मी के तरीके से, तो अगर आप सिंध ले लेते हो, तो बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन या ड्रॉबैक है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इलाका बहुत बड़ा है। मैंने हमेशा कहा है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होने के लिए और इंडिपेंडेंट रहने के लिए एक बाहरी ताकत के साथ मिलना ज़रूरी है। आप 40% पाकिस्तान की टेरिटरी को 10% पॉपुलेशन के साथ नहीं संभाल सकते, और प्लस फिर आपका फिर एक बाउंड्री डिस्प्यूट अफगानिस्तान के साथ पेंडिंग है, ईरान के साथ पेंडिंग है। तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर अगर हम सिंधु नदी और सिंध सभ्यता के चक्कर में हम सिंध में अंदर घुस गए, और जो कल वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने कहा, तो पाकिस्तान का बचा क्या? बलूचिस्तान से हमारा हाथ मिल गया, सीधे सीधे बलूचिस्तान का क्या केपी के हाथ मिला हुआ, और उधर पीओजे के बीच में बचा गया पंजाब। और पंजाब में भी सदर पंजाब को तोड़ने का प्लान आई एम श्योर है। तो ये सिग्नलिंग भी है, इरादा भी दिखाता है, और ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, जो मैं मानता हूँ। इस बात जब दो एक खास करके आर्मी ऑफिसर ने बोला है, तो कुछ तो बोला गया है उनको बोलने के लिए, तो कुछ डिस्कस हुआ है, कुछ वॉर गेम हुआ है। और फौजी तरीके से भी अगर पाकिस्तान के अंदर आपने घुस के कम समय में बहुत डीप जाना है, तो वो सिंध में है, सिंध में। और ये जो राजस्थान का हमारा जो सदर्न राजस्थान है, इसके सामने सिंध पड़ता है, बेसिकली यही इलाका है। तो उसके बाद पाकिस्तान पंजाब लैंड लॉक हो जाएगा, ना रह गया बांस, ना बजेगी बांसुरी, उनका अरेबियन सी के साथ कनेक्ट टूट जाएगा, ना चाइना कुछ कर पाएगा, और फिर यूएस से जो कूदना कूद ले। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। अजय जी, इनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ईयू में कहीं किसी मंच से बोल रहे थे, और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास केवल 30% 30 दिनों का पानी रिजर्व है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 80% खेती वो सिंधु जल के आश्रित है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंडस ट्रीटी रद्द की है, ये बेहद गंभीर खतरा है पाकिस्तान के लिए। अभी तक तो चलिए ये बरसात का मौसम था अजय जी, और मामला किसी तरीके से निकल गया। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, क्या हम माने कि सिंधु जल समझौता एक नया फ्रंट खोल सकता है दोनों देशों के बीच में वॉर का? बिल्कुल खोल सकता है। हमने देखा था बरसात से जस्ट पहले एक दिन ऐसा, कुछ 24 घंटे ऐसे होता है कि चिनाब का पानी सूख गया था। अब जिन लोगों ने चिनाब देखा हुआ है, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि चिनाब को रोका जा सकता है। चिनाब इज ए मैसिव मैसिव रिवर। तो चिनाब को हम रेगुलेट कर लेंगे। देखिए, ये दर्शकों को ही समझना पड़ेगा कि आज जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार हम पानी को अपनी मर्जी से रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हम पानी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो नीचे वाले दरिया हैं, जो भारत के दरिया हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ये जो दरिया है, इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि हम इनको बंद कर देते हैं बरसातों को छोड़ के। एक कतरा भी सतलुज रिवर का, जिसमें ऑलरेडी ब्यास मिल चुका होता है, एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाता हुसैनी वाला के आगे।
रावी रिवर हम बंद कर चुके हैं, आपको पता भी पिछले साल ही हुआ। लेकिन जो ऊपर वाले रिवर हैं जो हमने पाकिस्तान को दिए हुए थे इंडस वाटर ट्रीटी में, और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उस पे काफ़ी सारा काम बाकी है। चिनाब पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है कि हम पानी को एक बड़ी लंबी समय के लिए रोक सकते हैं, और फिर जब मन करे सारे गेट खोल के एकदम से हम वो कर सकते। इंडस जो उनका मेन जो उनका नर्व है, उसके ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। एक्चुअली सिर्फ एक छोटा सा रिजर्वायर है, लेक के पास बिजली जनरेट करता है। वहाँ पे डैम का बनना, और फिर डैम बन के उस पानी को हमारे भारत के मेनलैंड में लेके आना ताकि ये एमपी यूपी के खेतों तक पहुँचे, इसमें मैं कम से कम 10 साल का एक टाइम लैग देख रहा हूँ। आज शुरू करेंगे तो 10 साल लगेंगे मिनिमम। लेकिन इंडस के अलावा आपने ऑलरेडी झेलम के ऊपर कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, आपने कृष्णगंगा के ऊपर कैपेबिलिटी, वो कोर्ट में भी गया था, सब कुछ हुआ। लेकिन तो अगर आपने चिनाब, झेलम और कृष्णगंगा रिवर, एक इंडस को छोड़ के बाकी रिवर्स में एक कैपेबिलिटी डेवलप की है और उसको बढ़ाया जाए। अभी देखा, आपको चिनाब के ऊपर 7 डैम और बनने का हो गया है टेंडर। तो एक टाइम आएगा जो ऐसे आपने कहा इसके ऊपर लड़ाई लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि जिस दिन ये डैम बनेंगे हम उनको मिसाइल से उड़ाएंगे। मिसाइल से डैम बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन डैम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिसाइल आई, पहले उसको रोक लिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का क्या हश्र होगा वो उनको भी पता है, हमें भी पता है सही कि है। यस, ये एक लड़ाई का मुद्दा बन सकता है। जी। दूसरे एक ये बताइए कि अगर भारत और यूएस के बीच में ये डील हो जाती है, डिफेंस डील भी हो जाती है, ट्रेड डील भी हो जाती है, और ये अपना ऑयल का, गैस का, ये सब भी सिरे चढ़ जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, टैरिफ भी वो घटा देते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान नाम का जो ये न्यूसेंस हमारे बीच में है, इससे बैक होगा यूएस, या भारत को प्रेशराइज करने के लिए वो इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता रहेगा? इस्तेमाल करता रहेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो दबाव चल रहा है इस टाइम, जो नेगोशिएशन चल रही है, और आप देखिए जो बांग्लादेश में क्यों आया, चाइना को तो प्रस्त करने आया, लेकिन हमारे बगल में आगे बैठ गया ना। चाइना तो दूर है बांग्लादेश से। तो अमेरिका के इंटरेस्ट और इंटेंट पे तो हमें कोई शक ही नहीं है कि वो हमें तंग करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी जो शक्ति बढ़ेगी, वो हमें थ्रेट की तरफ देखना शुरू। आज हो गया, आज हमें वो कॉम्पिटिटर की तरह दिखता है, कल को हमें थ्रेट जैसे चाइना को दिखता है वैसे देखेगा। बट शॉर्ट टर्म में ये लीडरशिप के होने के कारण मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं ना कहता। ये लीडरशिप पक्का अपने किसी भी डील के अंदर ये पॉइंट लेके आएगी कि आप पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, तो जब हम इसकी पिटाई करेंगे आप बीच में नहीं आएंगे, सामने से बीच में नहीं आएंगे, बीच में तो कहराते रहेंगे। ऐसे वाला एक एग्रीमेंट, और बड़े देशों में छोटे मोटे देशों को एक कूड़े करकट की तरह डस्टबिन में डालने में ज़्यादा फर्क नहीं होता। कोई कोई बड़ी गेम नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका का पूरा इंटरेस्ट पाकिस्तान को अबंडन करना, वो मैं नहीं देखता। बिकॉज पाकिस्तान का जो होने से अमेरिका हमें तंग कर सकता है, उसको ईरान को एक नीडल करने का बहुत बड़ा मैदान मिला हुआ है, उसको अफगानिस्तान पे नज़र रखने का एक टाइम मिला हुआ है, उसको चाइना के इंटरेस्ट को रोकने का। तो चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, अबंडन नहीं करेगा। इतना हो सकता है कि जब हम उनकी पिटाई करें तो बीच वो करें भी। तो ओंकार जी, अगर सपोज जो मैं एज ए फौजी कहता हूँ कि पिछली बार जो ऐसे हुआ था इस बार वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप सेम टेम्पलेट हर बार नहीं लगाते, दुश्मन भी तैयार होता है। तो इसलिए आपने देखा कि कोवट बहुत ज़्यादा चल रहा है, बांग्लादेश में भी चल रहा है, ड्यूरन लाइन पे भी चल रहा है, बीएलए भी, टीटीपी भी मार रही है। लेकिन जब काइनेटिक फेज आएगी, हम उस टाइम यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम छोटे से छोटे टाइम के अंदर पाकिस्तान का मिलिट्री को क्रिपल कर दें और हम वहाँ से हट जाएं पीछे। पाकिस्तान उसको नहीं होने देगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर करे। कैसे प्रोलॉन्ग्ड वॉर? कि वो हो सकता है कोई ऐसी बदतमीजी हमारे साथ करेगी, फिर हमें इस लड़ाई में बीच में घुसना पड़ जाए। तो अगर ये शॉर्ट वॉर होती है तो यूएसए की कैपेबिलिटी क्या है उसमें इंटरफेयर करने की मिलिटरीली, अदर देन कि जीपीएस का सिग्नल खराब कर देगा और पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस देगा, जो चाइना भी दे रहा था पहले। तो हमारे पास अपना जीपीएस है, हमें उनके जीपीएस की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट उसने एरर तो अभी भी डाला हुआ था, वो तो हमारा अपना सिस्टम था नेविगेशन के, हम हमारी मिसाइल्स वहीं पे पहुंची जहाँ पे पहुंची। तो क्लियर कट कटेगा नहीं, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस और हमारे में इंटरफेरेंस हो सकता है कि भारत और अमेरिका में ये समझौता भी हो जाए कि ठीक है, जब पाकिस्तान को पीटोगे तो फलां 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 जगह पे आपने कुछ नहीं करना जहाँ पे हमारी एसेट्स है। ये भी पॉसिबल है।
और मैं वही कह रहा हूँ, जब टेबल पे बड़े देश बात करते हैं तो छोटे-मोटे टुच्चे पाकिस्तान जैसे लोगों को इधर का उधर फेंकने में कोई टाइम नहीं लगता, बट पाकिस्तान को रिटेन करेगा। वो वेस्ट की पॉलिसी 1919 से कंसिस्टेंट है कि पाकिस्तान उनकी एसेट है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे ब्रिटेन की हो, वो रहेगी। अजय जी, अब आते हैं जरा रूस और यूक्रेन वाले मामले पे, जिसमें 28 बिंदुओं का एक शांति प्रस्ताव यूक्रेन के सामने रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बल्कि एक तरीके से मेरी नज़र में, पता नहीं आप इसको कैसे देखते हैं, ये तो फांसी का फंदा है जिस पर लटकने की तारीख भी तय कर दी है ट्रंप ने कि 27 नवंबर से पहले पहले आपको इस फांसी के फंदे पर लटकना है। और इधर मैं देख रहा था, जेलेंस्की ने एक बयान जारी किया है, बहुत भावुक संदेश है। उन्होंने कहा है कि अपने इतिहास की सबसे कठिन घड़ी में यूक्रेन खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के सामने इज्जत खोने या अहम साझेदार खोने जैसा मुश्किल चुनाव भी आ सकता है। जेलेंस्की ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमार्क को वार्ता टीम का मुख्य प्रमुख नियुक्त करते हुए कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधि देश की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए तैयार है। जिस तरह के बिंदु हैं कि आपको जमीन खोनी पड़ेगी, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, एक तरीके से ये पूरी दुनिया के लिए भी एक मैसेज है कि ये अमेरिका किसी का नहीं है। पहले कहता है कि भिड़ जा जाकर के इस गुंडे से, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उसके बाद अपने हथियार बेचता है, तमाम चीजें उसको देता है, और अल्टीमेटली कहता है कि बेटा अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जमीन छोड़ करके तू अपनी जान बचा ले किसी तरीके से। जी, बिल्कुल। अमेरिका ने दिखा दिया है कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है, और मैं इस बारे में अमेरिका की तारीफ़ करता हूँ। जो देश अपने इंटरेस्ट को आगे रखता है, वो सबसे बढ़िया देश पॉलिसी करता है। हाँ, ये दोस्त बना के पीठ में छुरा घूमता है, वो एक अच्छे देश को शोभा नहीं देता, बट अपना इंटरेस्ट इसका पैरामाउंट है। अब देखिए इंटरेस्ट क्या है? इसका पहला इंटरेस्ट ये था कि नेटो के को घेर जाके रशिया के साथ जोड़ दें, वो नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या है? इसने चाइना को ठोकना है, काउंटर करना है। क्यों? तो इसने पहले पुतिन से बात की। अभी जो जैसे आप जो पॉइंट्स 28 पॉइंट्स कह रहे हैं, उसमें एक्चुअली सरेंडर ही तो है। तो ये क्या कर रहा है? ये पुतिन को बोल रहा है कि ओके, आप थोड़ा रुको, ठंड रखो, हम बिज़नेस करते हैं। और पुतिन भी अगर आप देखें, जब यूएसएसआर टूटा था, तो उसके बाद जो इनका 91 की 92 की बात है, रशिया ने बोला था हमें नेटो में ले लो, ताकि दुनिया में लड़ाइयाँ ही खत्म हो जाएँ। वारसा टूट चुका है, रशिया यूएसएसआर टूट चुका है, रशिया नई कंट्री बन के आई, बोला हमें नेटो में ले लो। अमेरिका को पता था इनको नेटो में ले लेंगे तो फिर ये हम हथियार कैसे बेचेंगे, लड़ाइयाँ कैसे कराएँगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नेटो में नहीं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी तरफ नहीं आएँगे, नेटो आपकी तरफ नहीं आएगा। आज भी रशियंस का, क्योंकि देखो वो भी एक सिविलाइजेशन है ओमकार जी, और समझदार लोग जो है ना, उनको क्लियरली पता होता है कि लड़ाई बड़ा ग्लैमर होता है, लड़ाई बड़ी अच्छी लगती है कुछ दिन के लिए, नुकसान आपका होता ही होता है। पुतिन को आज भी मौका मिले तो आज भी वो अमेरिका के साथ वही एटीट्यूड रखना चाहता है कि हमें नेटो में ले लो। अब नेटो में तो नहीं लेंगे, बट दोस्ती कर लेंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट कहाँ है? चाइना में। चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी क्या है? एनर्जी। एनर्जी के उसके 2 स्रोत हैं, एक ईरान जो अमेरिका का दुश्मन है, एक रशिया जो भी अमेरिका का दुश्मन है। ईरान से जो सप्लाई आती थी, उसका जो प्लान सीपेक से बना था पाकिस्तान के थ्रू, वो प्लान हो गया ठप। वो तो अमेरिका ने और टीटीपी ने सब मिला-मिलू के खत्म हो गया, चाइना का कहानी खत्म। दूसरा प्लान था बाय ट्रेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से घूम के ईरान से, जो 4 देशों से होता है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, और ईरान अगर जब वो रूट लेगा तो अमेरिका ईरान के ऊपर बम डालेगा, तो वो भी नहीं चलने देगा। नेक्स्ट रूट था बर्मा वाला, म्यांमार वाला, वो भी खत्म। एक चाइना का प्लान था बांग्लादेश वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो भी खत्म। और बचा क्या? अब बचा रशिया का तेल और ईरान का तेल जो समुद्र से जाता है। तो अगर रशिया को साथ में ये बोल दिया जाए कि ओके, यूक्रेन की जो धरती है रख लो, लेकिन आप चाइना के में जो 2 पाइप जा रही हैं उसका फ्लो आधा कर दो ऑयल का, और इधर बांग्लादेश में घुसा हुआ अमेरिका ये प्लान करे कि मैं मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर एक टाइम पे ब्लॉकेड लगा दूं, तो चाइना की एनर्जी ठप, बंद। और उसमें फिर, लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल हम है। ये जो आपको, आप जैसे शुरू में आपने कहा कि क्या कुछ हो रहा है,
अमेरिका ने 4 बार पोर्ट हमारे लिए बंद की थी, फिर सैंक्शन दे दिया कि 6 महीने के लिए कर लो। बिकॉज़ उसको पता है अगर एक लिमिट के बियॉन्ड भारत को प्रेस करेगा ना, तो कोई पता नहीं हम चाइना को रास्ता दे दें अरेबियन सी जाने बिल्कुल। का, और फिर इनका पूरी पॉलिसी ठप हो जाएगी। तो रशिया और अमेरिका का प्रोविज़न जो जो एग्रीमेंट है, उसको मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका ने अपना चाइना को काउंटर करने के लिए इस वाले आग को थोड़ा ठंडा करो, बाढ़ में जाए यूक्रेन, नहीं आता तो कोशिश की थी, नहीं आया हाथ, यूक्रेन जितने मरवाने थे मरवा चुका है, अभी और फ्यूचर है नहीं तो यहाँ नहीं। लेकिन इसमें एक प्लेयर और है, वो है यूरोप। यूरोप ज़ेलेंस्की को उकसाता है लड़ाई करने के लिए। यूरोप को लगता है कि अमेरिका तो दूर बैठा है, वो आज लड़े, कल को ना लड़े, फ़र्क नहीं पड़ता, रशिया हमें आके खा जाएगा। रशिया कहता है मुझे यूरोप को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ गेम आती है जो फ्रांस की सोच है या यूके की सोच है। यूके खास करके बहुत बड़ा इंस्टिगेटर है इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। जर्मनी जो है वो बीच में फंसा हुआ है, और आप सरप्राइज ना हो अगर आने वाले दिनों में जर्मनी एक दिन उठे और बोले कि मेरे को नेटो का हिस्सा नहीं रहना, आई एम आउट ऑफ इट। बिकॉज जर्मनी को इतना पता है कि यूरोप वर्सेस रशिया अगर हुआ तो जो 3 मेन टारगेट जो रशिया हिट करेगा वो यूके, फ्रांस और जर्मनी है। स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इनको कुछ नहीं होने वाला, ये ठुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेटो के एसेट्स भी डिप्लॉयड हैं। और पुतिन ने पहले कहा हुआ है कि जिस देश से मिसाइल मेरे पे आएगी मैं उस देश का नामो निशान उड़ा लूंगा। फिर जर्मन्स ने गेम खेली, बोला इनकी मिसाइल हम यूक्रेन को देंगे, तो पुतिन ने कहा मेड इन जिस कंट्री की मिसाइल मेरे देश पे आएगी मैं उस देश पे अटैक करूंगा। तो जर्मनी में भी बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है इस टाइम, सरकार वैसे ही इनस्टेबल सी है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम वहाँ हो रखी है, मुस्लिम अरब से उठ के उन्होंने गंद डाल दिया है। यू में सी के EU नाम का जो अलायंस है वही ना खत्म हो जाए। यूके पहले निकल चुका है बाहर। फ्रांस जैसा 100 रफेल्स की बात कर रहे थे पहले, तो रफेल्स ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रिंटर में पेपर डालेगा और उसमें प्रिंट करके 100 रफेल निकाल। सही तो है। भी रफेल के ऊपर ट्रेन करने में 2 साल लगते हैं। तो क्या जेलेंस्की ये सोच रहा है कि आज डील साइन करके और कल उसको सप्लाई हो भी जाए तो 2 साल पायलट्स को ट्रेन करके तब तक रशिया छोड़ेगा? सही बात है। जेलेंस्की कॉमेडियन को आप अगर अपना प्रेसिडेंट बनाओगे तो यही होगा। मुझे अफ़सोस आता सिर्फ यूक्रेनियंस के बारे में, इतनी अच्छी कंट्री, खूबसूरत, इतनी फ़िल्में शूट होती थी वहाँ पे, अच्छे लोग, उनको तबाह कर गया। बाकी अमेरिका अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, ऐसे ही होता है, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से एक निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के पास भी इसको भेजें। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।